हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आता है सोसाइटी पे, हर चीज़ें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। एंड दिस वीडियो इज़ फॉर बी ए 4th सेमेस्टर सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स, या फिर ऐसे भी अगर आप स्टूडेंट हो जो आप जानना चाहते हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिहैबिलिटेशन और डेवलपमेंट, ये तीनों चीज़ें कैसे आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही ये होता है कि एक को दूसरी जगह पे पहुंचाना, है ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर समझे तो ये एक फोर्सफुल माइग्रेशन है। जब हम ग्रुप ऑफ पीपल को या कम्युनिटियों को उनके लैंड से, उनके होम से डिस्प्लेस करते हैं, फोर्सफुल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यूजुअली हमारी गवर्नमेंट करती है। जब वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को बनाती है तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को वहाँ से शिफ्ट करते हैं ताकि वो वहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश कर पाए, उसको बना पाए। ठीक है, ओके। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फोर्सफुल माइग्रेशन, जब हम किसी कम्युनिटी का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उसको शिफ्ट करते हैं, रिलोकेट करते हैं, दैट इज़ रिहैबिलिटेशन। और गवर्नमेंट का काम होता है कि डिस्प्लेस करने के बाद उनकी रिहैबिलिटेशन को समझे। उन्हें रिलोकेट तो कर दिया, नए प्लेस पे भेज तो दिया, बट उनका रिहैबिलिटेशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब हम कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर आते हैं, है ना। या फिर क्योंकि ये फोर्सफुल है तो ये वॉलेंटरी माइग्रेशन हो नहीं सकता, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ये याद रखेंगे। चलिए अब देखो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट बना, जैसे सरदार सरोवर डैम जब बना था तो आई गेस 25,000 लोगों को शिफ्ट किया गया था, मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे याद है। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली मेट्रो एक्सपेंशन, हाईवे बन रहा है कहीं पे, जैसे आप देखते हो कि कहीं जा रहे होते तो रोड जो चौड़ा होता है तो साइड साइड के जो घर होते हैं उन्हें तोड़ के हटाया जाता है, तो उन्हें पैसे देते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, उन्हें पे किया जाता है और उन्हें कहीं मतलब फ्लैट वगैरह में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो वो अपना घर छोड़कर उधर रहने लगते हैं और उनके घर को तोड़कर प्रॉपरली रोड बनाए जाते हैं ना। तो आप ये सब एग्जांपल्स दे सकते हो। पॉस्को स्टील प्लांट जो प्रोजेक्ट आया था उड़ीसा में, वो उसने भी डिस्प्लेसमेंट किया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जब भी बनता है, जैसे आप कभी भी देखते होगे कोई कॉरिडोर बना है तो वहाँ पे भी लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो वो जो बनाया जाता है वहाँ हमेशा से ऐसे नहीं था, वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, किसी ने स्लम एरिया बना कर रखा हुआ था, उन सभी लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया जाता है ना। और अगर आपकी लीगल वहाँ की ज़मीन है और तो आपको गवर्नमेंट पैसे देगी, और अगर रोड वाली है तो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल गवर्नमेंट जो होती है वो रोड बनाने के लिए यूज़ करती है और बिल्कुल आपका सामने पे रहता है, वो सब कहते हैं उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिलते हैं। हालांकि एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना या कम पेमेंट मिलना ये तो बिल्कुल उस टाइम पीरियड के जो हमारे कॉस्ट होते हैं उसके हिसाब से होता है, और स्पेशली एरिया वाइज होता है ना। ऐसा नहीं कि आप स्लम एरिया अपना झोपड़पट्टी बनाकर रह रहे हो, भले ही वो आपके लिए प्लेस है, आपको डिस्प्लेस करेंगे, बट उनको जो है कंपनसेशन नहीं प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, क्योंकि जो स्लम एरिया में रह रहे हैं वहाँ तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है ना बहुत सारे स्कीम्स वगैरह बना कर रखी है, तो वो उनमें उनको ट्रांसफ़र कर देती है, जिसमें बहुत सारे नहीं होते आवास योजना एंड वॉट एवर, तो वो उनमें आ जाते हैं। बट जिनके घरों को आप लेते हो, जिनकी लीगल ज़मीन है, वहाँ से उनको पेमेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कोई ज़मीन लिया और वहाँ पे आप रह रहे हो बहुत सालों से, अब गवर्नमेंट वो चाहती है वो ज़मीन लेकर वहाँ कुछ बनाना, तो बहुत सारे लोगों को साथ में वो कन्विंस करती है, आपको पैसे ऑफर करती है, तो आप एक्सेप्ट करते हो और फिर वहाँ पे जाते हो। ठीक है, ओके। सो इतने सारे एग्जांपल्स मैंने लिखे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन भी हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से जितने डिस्प्लेसमेंट कम्युनिटीज़ के राइट्स को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के लीडर जो है खड़े हुए थे। ठीक है, आई थिंक नर्मदा बचाओ आंदोलन की लीडर मेधा पाटेकर थी, जिन्होंने डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी, विमेन, इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख के अपने एग्जाम में लिख सकते हो। फिर हमारे आते हैं माइकल
सर्निया के एम्पावरिशमेंट रिस्क एंड रिकंस्ट्रक्शन मॉडल IRR। बेसिकली ये एक मॉडल दिए होते हैं IRR जो बताते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉपुलेशन के लिए बहुत सारे रिस्क प्रॉब्लम्स इमर्ज करता है। जो प्रॉब्लम्स है लैंडलेसनेस। अब सिंपल सी बात है कि पहले आपकी एक ज़मीन हुआ करती थी, अब वो ज़मीन नहीं रही आपके पास, तो आप तो लैंडलेस हो गए ना, फिर जॉबलेस हो गए। इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में आप काम करते थे, आपके पास जॉब था और आपको शिफ्ट कर दिया गया किसी दूसरे दूर वाले एरिया में जहाँ पे आपको जॉब करना अब एकदम नामुमकिन हो गया है। आप कितना किलोमीटर ट्रैवल करके जाओगे? एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि बहुत दूर है, तो आपकी जॉब भी हाथ से चली गई, तो अब आप तो अनएम्प्लॉयड रह गए, फिर आप गरीब भी बन जाओगे। तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा जो है डिस्प्लेसमेंट को हम जब देखते हैं तो हमें लगता है कितना ईजी है, हटा दिया गवर्नमेंट, कहीं और आपको शिफ्ट कर दी। बट सबसे बड़ी बात नौकरी की आ जाती है। एक तो आपके पास लैंड नहीं रहा, दूसरी आपके पास जॉब भी चली जाएगी, क्योंकि अब जहाँ पहले काम करते थे वो कहीं ना कहीं आपके एरिया से क्लोज ही होगा, या बहुत और दूर नहीं है कि आपको इतना आधा किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेकिन अब आप इतने दूर शिफ्ट हो गए हो कि आपको ले दे के आपको दूसरी जॉब खोजनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जॉबलेस हुए आप, फिर होमलेस हुए। सिंपल सी बात है, अब आपका घर नहीं रहा ना, यू आर लिविंग समवेयर एल्स, लेकिन आपका वो जो घर था जहाँ आप रहते थे वहाँ आपके एंसेस्टर्स रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपके दादा दादी वहीं रहते थे, आपके जुड़ाव है उस घर से, तो आप फिजिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो पर इमोशन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जब आप इमोशन डिस्प्लेस करना चाहोगे तो वो इम्पॉसिबल है। मेरी उस घर से इतनी यादें जुड़ी थी और अब वो घर जो है सरकार ले ली और वो मुझे शिफ्ट कर दी, तो उस घर से जो इमोशन है, मेरी जो मेमोरी है, वो सब कहाँ से हो पाएगा? तो ये इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट करता है। बट इनके अकॉर्डिंग सिर्फ 8 था, तो मैं वही 8 मेंशन की हूँ, ठीक है। फिर मार्जिनलाइज्ड हो जाओगे आप, है ना, आप मार्जिनल कम्युनिटी बन जाओगे। जैसे एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर ऐसा कम्युनिटी वहाँ पे पहले से रहता था जहाँ आप रहते थे ना, और अब आपको गवर्नमेंट कहीं और शिफ्ट कराती, तो उस प्लेस पे वहाँ के लोग अलग हैं, आप अलग हो, तो वहाँ पे कंपैटिबिलिटी नहीं बनेगी और कहीं ना कहीं आप बिल्कुल माइनॉरिटी जैसा फील करोगे, एकदम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी बन जाओगे कहीं ना कहीं आने वाले समय में। तो ये भी दिक्कत होता है। फिर आपको फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगी, जो कि जॉबलेसनेस से ही लिंक्ड है। पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के आंसर लिखना है कि हम जब कहीं और शिफ्ट होते तो हमारा सिर्फ डिस्प्लेसमेंट प्लेस का नहीं होता है, हमें इतनी सारे प्रॉब्लम्स को लेकर चलना होता है जो कि सॉल्व करने में एकदम असमर्थ रहते हैं। फूड इनसिक्योरिटी बढ़ गया, मॉर्बिडिटी इंक्रीज़ होगी और मोर्टालिटी भी बढ़ेगी। इनके अकॉर्डिंग जो मैं बता रही हूँ कि जो हमारे माइकल जी हैं वो ये सब चीज़ें कहते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस टू कॉमन प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज, तो इनके अकॉर्डिंग ये 8 चीज़ें हैं जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कॉज एंड इफेक्ट, जो भी इफेक्ट है वो इनके अकॉर्डिंग रिस्क 8 हैं। जब आप लैंडलेस हो जाओगे, जॉबलेस हो जाओगे, होमलेस हो जाओगे, मार्जिनलाइज फील करोगे, फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ेगी, मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी भी बढ़ेगी, एंड आपको कॉमन प्रॉपर्टी एक्सेस का भी लॉस होगा। लॉस ऑफ एक्सेस, अब आपके पास एक्सेस भी नहीं रहा, जो कॉमन प्रॉपर्टी वाला जो सीन है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल ले लो, आपके पास एक ज़मीन थी तो वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी थी, राइट। अब आप किसी फ्लैट में जाकर रह रहे हो तो आप क्या कहोगे बताओ? वो पूरा फ्लैट के ओनर तो नहीं हो, आपकी वो लैंड ही आपकी है जिस पर फ्लैट बना है, लेकिन आप खुद की ज़मीन खरीद कर वहाँ पे रहते थे, तो वो बात अलग थी। तो वही यहीं पे कहना चाह रहे हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या क्या आती है ना, मेजर थिंग क्या है कि गवर्नमेंट के प्रोमिसेस और रियलिटी चेक में बहुत डिफरेंस होता है। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट आपको, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस करती है कि हम इतने ज़्यादा पैसे आपको देंगे, इतने दिन में देंगे, तो फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रॉपरली पेमेंट नहीं किया या लेट पेमेंट कर रहे हो, तो आपके लिए वो इजी है क्योंकि आप लेट पेमेंट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि अरे ठीक है मैं इतने टाइम में कर दूंगा। लेकिन जो बंदा मूव हुआ है, मान लो कि वो इतना गरीब था, इतना नहीं था पैसे में सफिशिएंट, तो वहाँ जाके जब आप उसे पैसे ही नहीं दोगे तो उसका काम कैसे चलेगा? उसके बच्चों की पढ़ाई से लेके बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होंगी ना। आप अभी यहाँ रहते थे, आपका स्कूल कोई और था, अब आपको दूसरी जगह भेजा जा रहा है, तो आप उस स्कूल में नहीं आओगे, है ना। अगर क्लोज रहा तो ही आ पाओगे, आपको दूर भेजा जा रहा है तो आप कहाँ से जाओगे? तो गवर्नमेंट की प्रॉमिसेस और रियलिटी चेक में भी देखना पड़ता है कि गवर्नमेंट अपना काम सही से कर रही है कि नहीं। लैक ऑफ कंपनसेशन, यही मैंने बोला कि कभी कभार क्या होता है, कम दिया जाता है कंपनसेशन, इनसफिशिएंट, या फिर दिया ही नहीं जाता, जिसकी वजह से पर्सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, ठीक है। जहाँ पे वो रह रहा है, जो रिलोकेटेड साइट है, वहाँ पे क्या है, उसकी लिविंग कंडीशन बड़ी ख़राब हो गई है,
यानी जहाँ वो पहले रहता था वहीं पे वो ठीक रहता था, ठीक तरीके से रह पाता था, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो सारी फैसिलिटीज़ थी, उसके रिसोर्सेज थे। अब वो जहाँ मूव कर गया है वहाँ उसकी लिविंग कंडीशन बड़ी ख़राब है, बहुत दुविधा है उसको ज़िंदगी में। कल्चर का डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा है। जब हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो आप उस कल्चर को डिसइंटीग्रेट करते हो। अब गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी भी प्रॉब्लम आती है अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है ना। गवर्नमेंट समझ में नहीं आ रहा है उसको कि उसको ठीक से काम करना है कि नहीं, क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग अगर नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो जब हम इन एडिक्वेट सफिशिएंट प्लानिंग करते हैं, इनसफिशिएंट जब प्लानिंग करते हैं तो यही सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो पर्सन को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि कंपनसेशन नहीं मिलेगा तो उसकी पुअर लिविंग कंडीशन हो जाएगी। लिवलीहुड को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जहाँ वो पहले रहता था वहाँ उसकी कम्युनिटी में उसे सपोर्ट था, पर अब जहाँ नया आकर रह रहा है वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपको कोई जानता नहीं है और आपको टाइम लगेगा वहाँ मैनेज करने में। तो लैक ऑफ लिवलीहुड सपोर्ट। फिर हो गया आपको कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आपको कम्युनिटी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको बिल्कुल माइनॉरिटी जैसा फील हो रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है सोशल फ्रेगमेंटेशन हो गया है आपके साथ, आपके जो बॉन्ड्स हैं वो सब टूट गए हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट की वजह से आते हैं। ठीक है, फिर देखो डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट से डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगला स्टेप होता है रिहैबिलिटेशन, यानी कि अब उन्हें दोबारा से बसाना है, सिर्फ डिस्प्लेस नहीं करना, उन्हें बसाना भी है। तो देखो रिहैबिलिटेशन थोड़ा सा समझते हैं। रिहैबिलिटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लिवलीहुड को स्टोर करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं उन लोगों की जिनको डिस्प्लेस कर रखा गया है, इनेबल करते हैं कि वो अपने घर को, अपने लाइफ को दोबारा बिल्ड करें, है, रीबिल्ड देयर लाइफ्स एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जैसा अभी मैंने प्रॉब्लम बताया कि लो क्वालिटी ऑफ लाइफ फेस करने लगेंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ही है कि हम डिस्प्लेसमेंट तो कर रहे हैं पर हम ध्यान रखें कि हमारे जो लोग हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर पाएँ और वो अपनी लाइफ को आराम से जी पाएँ। तो रिहैबिलिटेशन हम ट्राई करते हैं कि उन डिस्प्लेस कम्युनिटी के सोशल इंटीग्रेशन और रीस्टोर करना उनकी लिवलीहुड को और उनको रीबिल्ड करना उनकी लाइफ्स को, ताकि वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे कॉजेज़ की वजह होती है, जैसे कि आइडेंटिटी लॉस। जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ एक आपकी आइडेंटिटी थी, आप उस जगह से जाने जाते थे, वो जगह आपसे जानी जाती थी, जो भी है आप उस जगह को रिजोनेट करते थे। तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अब आपकी आइडेंटिटी छिन गई क्योंकि अब आप कहीं और चले गए, कोई नहीं जानता आपको, वहाँ पे हर कोई जानता था क्योंकि आप बहुत साल से रहे हो, है ना, तो एवरीबडी नोज यू। बट नाउ आज आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो लॉस ऑफ आइडेंटिटी। सोशल फ्रेगमेंटेशन, आपकी बॉन्ड, कम्युनिटी सपोर्ट, वहाँ के लोग सब कुछ छूट गए हैं, तो आपके जो बॉन्ड है वो टूट गए। जहाँ आप रहते होगे वहाँ नेबर में भले ही कोई भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन फिर भी वो था तो आपका नेबरहुड, जहाँ लोग आपको समझते थे, आप उनसे बात करते थे, शेयर करते थे, कोई आपका दोस्त बन चुका था, कोई आपका भाई जैसा था, कोई छोटे बच्चे से आपका कनेक्शन था, अगल बगल वालों से जो बॉन्ड था वो टूट चुका है अब। क्यों? क्योंकि अब आपको कहीं और भेजा जा रहा है। ठीक है, तो हमारे इमोशन पे भी बहुत अफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्लेस से बहुत ही ज़्यादा अटैच हैं, जहाँ आपके पेरेंट रहे हैं, जहाँ आपके ग्रैंड पेरेंट रहे हैं, तो आज आपको कहा जा रहा है कि जहाँ आपके पेरेंट रहे हैं उनको छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ और उनके घर को, उनकी यादों को टूटने दो, तो आपको बहुत अफसोस होगा, बुरा लगेगा। तो यही होता है कि हमारा मेंटल जो ट्रॉमा होता है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होने लगता है, हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, तो हमारे इमोशंस अफेक्ट होते हैं इससे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जॉबलेसनेस जो होगा तब आप अनएम्प्लॉयड हो जाओगे और उसके बाद आपकी पुअर लिविंग कंडीशन होगी, आप गरीब हो जाओगे और कहीं ना कहीं आपकी हालत भी बिल्कुल स्लम एरिया जैसी हो जाएगी, जो कि सिटीज़ में जो स्लम एरिया होते हैं उस टाइप की। समझ रहे हो? दिस इज़ ट्रूथ। अगर आपको जॉबलेस हो गए आप, तो फिर सिंपल सी बात है कि एक बार जॉब लगने के बाद इंसान की दूसरी बार जॉब लगना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बंदा अडेप्ट नहीं कर पाता और फिर दूसरी जगह खोजने की कोशिश करता है। एवरीबडी नोज दैट कंपटीशन कितना ज़्यादा हाई है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी इसकी वजह बनेगी और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इससे अल्टीमेटली ऑलरेडी अफेक्ट हो रही है, हमारी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है हर जगह से। तो इंडिया को अल्टीमेट अफेक्ट आएगा अगर ऐसा सिचुएशन होता है। तो सोशल एक्सक्लूजन, आपको बिल्कुल एक्सक्लूडेड फील होगा। आप जहाँ रहते थे वहाँ पे आपको लगता था कि नहीं,
आपके लोग अपने हैं और आप जहाँ जा रहे हो वहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट नहीं किए, अनएक्सेप्टेंस आ गई। मान लो वहाँ के लोगों का रिलीजन दूसरा है, वहाँ के लोगों का कल्चर दूसरा है और आप दूसरे कल्चर के हो, तो सिंपल सी बात है कंपैटिबिलिटी नहीं बनती और आपको खुद एकदम माइनॉरिटी जैसा फील होगा, आपको एक्सक्लूड करके रखेंगे वो, तो आपको बुरा लगेगा, आपको लगेगा यार ये तो मैं एक्सक्लूड होता जा रहा हूँ। तो सोशल इंक्लूजन एक्सक्लूजन बढ़ेगा जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी सोसाइटी में और आपको जो माइनॉरिटी फीलिंग आएगी वो अलग, समझ में आए। तो डिस्प्लेसमेंट बहुत सारी कॉजेज़ का वजह है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, सोशल फ्रेगमेंटेशन, इमोशन को दिक्कत आ रही है, सोशल एक्सक्लूजन है, हमारा बॉन्ड टूट रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें। अब देखो कि सिर्फ क्या डिग्रेडेशन ह्यूमन के इमोशन का, ह्यूमन का हो रहा है फिजिकली मेंटली, नहीं, इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट पड़ा है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिना पेड़ काटे बना नहीं सकता। उधर के एरिया को खाली करना, उसके बाद बड़े पेड़ लगाया जाए, है कि नहीं, लेकिन उस समय आपको वहाँ के एरिया क्लीन करना होता है, फिर उसमें बनाना होता है, रीबिल्ड करना होता है, तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, एफॉरेस्टेशन हो नहीं रहा, डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर इस पे आंसर लिख कर आए तो आपके एग्जामिनर आपको सोचेगा, समझ जाएगा कि हाँ क्रिटिकल थिंकिंग लगाकर आंसर लिखा है, ऐसे नहीं कि कुछ भी छाप दिया ना। तो हमारा जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट रिफ्यूजीज़ बढ़ रहे हैं। एक पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट इतना बढ़ चुका है, इतना बुरा हो चुका है कि वहाँ के लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, उनको सांस लेने की जगह नहीं। सब बोलते हैं ना दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि सांस नहीं लिया जा रहा। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, आई डोंट नो कौन थे वो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, और वो कोई फॉरेनर था, राइट। वो पहले मास्क लगा कर ही आया पूरा, एंड वो इंटरव्यू छोड़ के चला गया बिकॉज यहाँ का पोल्यूशन इतना ज़्यादा था। मतलब ऑलरेडी वो मास्क लगा के ही बात कर रहा था एंड वो इतना उससे हो नहीं पाया मैनेज, जितना उससे मतलब वो बैठ ही नहीं पाया और वो इंटरव्यू छोड़ के बीच में इंटरव्यू छोड़ के चला गया, समझ रहे हो। और उसने यही बोला भी कि पोल्यूशन बहुत है। अब आप इमेजिन कर लो कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका यहाँ पे आने का, अगर छोड़ के जाने का इंटरव्यू का रीज़न पोल्यूशन हो रहा है, तो यानी ऑक्सीजन किस लेवल पे डैमेज हो रहा है और हमारी बॉडी किस लेवल पे सफ़र करने वाली है आगे चल के। और हम तो अभी अडेप्ट कर भी ले रहे हैं, आने वाली यंग जनरेशन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करेगी। तो उसको देखने के बाद मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आई थॉट कि बताओ कहीं ऐसा ना हो कि अब ऑक्सीजन जिस तरीके से हम लोग एयर प्योरीफायर अब लगाने लगे हर घर में, ऐसा ना होने पावे। इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है ये सारा सब्जेक्ट, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इसीलिए ताकि आप समझ सको कि नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे हम दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। एक भी छेड़ेंगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, समझ में आया। तो हमारा जो है ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है इससे। और सबसे बड़ी बात, एनिमल्स अफेक्ट हो रहे हैं। अब एनिमल रोड पे दिखाई देने लगे, क्यों? क्योंकि आप फॉरेस्ट में घुस चुके हो, है ना। यानी हमको बहुत बुरा लगता है कि अरे चीता आ गया रोड पे, क्रोकोडाइल दौड़ रहा है रोड पे, बहुत बुरा लगता है ना। लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता कि जब हम जंगलों में घुसते चले जा रहे हैं, रोड बनाते चले जा रहे हैं हर जगह, तो वहाँ पे जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनको अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए वो रोड पर चले आ रहे हैं। और इमेजिन करो ऐसा सिचुएशन जहाँ हर तरफ एनिमल ही एनिमल भागो, आप तो अपने घर से बाहर निकलने में भी डरेंगे। बिल्कुल होगा ऐसा, क्यों? क्योंकि हम और पेड़ों की कटाई करते जाएं तो जो जंगल में रहते हैं वो कहाँ आएंगे? उनका तो घर छीन लिया आपने, तो आप वो बाहर ही आएंगे ना, तो वो रोड पे दिखाई देंगे ऐसे ही, समझ रहे हो। और ट्राइबल कम्युनिटी बहुत अफेक्ट करती है। आपको पता है कि हमारे जो मैक्सिमम ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो जंगल एरिया में ही रहते हैं, और जो जंगल की कटाई हो रही है जिसकी वजह से ट्राइबल कम्युनिटी को भी अफेक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठाया जा रहा है कि हम नेचर को भी साथ में लेके चलेंगे, डेवलपमेंट को भी साथ में लेके चलेंगे, अल्टीमेटली ये उसको डिस्टर्ब कर रहा है और ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। एक तरफ हम बोल रहे हैं सस्टेनेबिलिटी, दूसरी तरफ पेड़ काट रहा है, समझ रहे हो। तो इसके लिए बस ये सब कहने की बातें हैं कि हम अपने बर्थडे पे प्लांट लगाते हैं शो ऑफ के लिए। हर कोई इंटरव्यू में जाके ये चीज़ शेप देता है, लेकिन उसे समझना चाहिए कि बोलने से क्या होगा। एक टाइम ऐसा आएगा। और प्लांट लगाने का मतलब ये नहीं कि गमले में शो प्लांट लगाकर अपने घर में रखें, नहीं। प्लांट लगाने का मतलब कि आप ऐसी प्लांटेशन करो जो आगे चल के इतना बड़ा पेड़ बने जहाँ पे कोई
रुक सके, उसकी छाँव में बैठ सके, उसकी छाँव में रुक सके। मैंने बहुत ही अच्छे पिक्चर देखी थी एक बार, मैं गूगल पे आई थिंक देखा था कि एक पर्सन है जो कि पेड़ काट रहा है एंड उसी पेड़ की छाँव में वो बैठा भी है, समझ रहे हो, थक के काटते काटते पेड़ थक गया और वो लकड़हारा आई गेस उसी पेड़ की छाँव में बैठा है, समझ रहे हो। तो पेड़ काटते चले जाओ और फिर आपको उसी की छाँव भी चाहिए, आपको अच्छा ऑक्सीजन भी चाहिए। फिर ऐसे ही होगा कि हर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करेगा कि इंडिया का तो एयर का क्वालिटी इतना बुरा है कि कोई इंटरव्यू में भी बैठ नहीं पाया, समझ रहे हो। ये सब सोचने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे नेचर को हार्म करता ही करता है, समझ रहे हो। तो हमें कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। मैं ये भी मानती हूँ कि सिर्फ क्रिटिसाइजेशन से कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज अगर कोई काम कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करके कुछ नहीं होगा, उसके लिए सोल्यूशन पेश करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हमें अपने आप से ये सोचना चाहिए कि हम किसी ऐसे एरिया में जाकर पेड़ वगैरह लगाएं जहाँ पे वो बड़ा पेड़ हो जाए एक टाइम के बाद और वो छाँव दे। कभी आप गांव में विज़िट करो, कितना अच्छा लगता है ना, हर तरफ आम के पेड़ लगे हैं, ये पेड़ वो पेड़, इतना सुंदर लगता है। वहाँ पे बाइक चला कर जाओ, कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है वाह कहाँ पहुँच गए। और यही सेम चीज़ उस एयर से निकल के, उस एरिया से निकल कर आप जैसी सिटी में प्रवेश करते हैं आपको खुद समझ में आने लगता है कि कैसा फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एयर क्वालिटी दूसरा है, इतने ज़्यादा पेड़ों के बीच में 4-4 5-5 घर, वो भी दूर दूर, कोई नहीं काटता वहाँ पे, समझ रहे हो। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ क्या है मालूम है? जो पेड़ काट रहे हैं और जिस तरीके से हमारा अर्बनाइजेशन हो रहा है, हर कोई घर बना रहा है शहरों में, मुझे तो डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक भी फील्ड ऐसी ना बचे जिसमें खेती हो सके। आज तो किसान अपनी ज़मीन नहीं बेच रहा है, लेकिन कल को वो भी बेचने लगे और वहाँ पे खेती होने की भी ज़मीन ना हो तो अन्न के लिए तरसेंगे, समझ रहे हो। है ना, इंडिया एक टाइम पे स्टार्वेशन की कंडीशन में पहुंच जाएगा, भगवान न करे। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्टार्वेशन में जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि हम तो ज़मीनें बेच रहे हैं, उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं, उस पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो खेती होगी कहाँ, समझ रहे हो। तो फार्मिंग बहुत इफेक्ट करेगा। खैर, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। सो दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। आई होप आपको समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, कैसे इम्पैक्ट आ रहे हैं। वो जो मॉडल था माइकल जी का, आई होप वो समझ में आया। जब भी कोई आंसर लिखो तो इस तरीके के मॉडल लिख दो, आपके आंसर अपने आप अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, जय श्री राम, थैंक यू।